सभी को नमस्कार। रीट मेंस 2026 जो जनवरी में आपका एग्ज़ाम प्रस्तावित है, उसके अकॉर्डिंग अपना जो सिलेबस है फिजिक्स वाला तो चल ही रहा है, और साथ में अपना आज से जो सिलेबस है बायोलॉजी का भी इसमें स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास जो सिलेबस है, तो सिलेबस की बात करें तो ये जो आपका पोर्शन है कोशिका से लेके, और ये आ जाएगा आपका कहाँ तक, भोजन के प्रमुख अवयव इनकी कमी से होने वाले रोग। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये है बायोलॉजी का, क्योंकि अपनों ने केमिस्ट्री वाला पोर्शन तो कंप्लीट कर ही लिया, बायोलॉजी, और ये रह जाएगा आपका फिजिक्स। तो ये तो अपना टॉपिक चल ही रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बायोलॉजी में अपने सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कोशिका। ठीक है, तो कोशिका क्या होती है, और उसके बाद अपने बात करें तो यहाँ पे जो आपके एग्ज़ाम डेट है, तो वो तो यहाँ पे फिक्स है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कहाँ जनवरी में होगा। लेकिन एक कंडीशन ये है कि अगर आपके पद इसमें बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो लिखा है कि डेट्स में कोई बदलाव नहीं है, और इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा 7 नवंबर के आसपास। ठीक है, और दोनों को मिला के कितने पद हैं, 7500। लेकिन अपने जो मैथ और साइंस के जो पद है वो 1000 प्लस, किसके, लेवल 2 के। तो यहाँ पे अपनी बात करें कि अगर आपके जो पोस्ट है उसमें वृद्धि होती है तो आपकी डेट भी आगे बढ़ाई जा सकती है। तो यहाँ पे ये भी है कि अगर पोस्ट बढ़ती है यानी डीपीसी होती है तो उसके बाद आपकी पोस्ट क्या हो जाएगी, इंक्रीज, तो उसके आधार पर डेट भी क्या हो जा सकती है, चेंज हो सकती है। लेकिन अभी फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी पोस्ट है कितनी, 7500। ठीक है, और मैं साइंस के कितने, 1000 प्लस। तो पोस्ट आपको ये जो है संस्कृत विभाग की पोस्ट है, क्योंकि सामान्य जो शिक्षा है उसमें पद आपके अभी खाली नहीं है। तो जैसे डीपीसी होगी उसके बाद पद खाली हो जाएंगे और वैकेंसी आ जाएगी। ठीक है, तो अपने चलते अपने टॉपिक पे। तो बायोलॉजी का जो सबसे पहला टॉपिक अपना कौन सा, कोशिका। तो सबसे पहले बात करेंगे कोशिका होती क्या है। तो कोशिका की डेफिनेशन अपने को पता होनी चाहिए कि कोशिका की डेफिनेशन क्या है। तो ध्यान रखना अपने को कि कोशिका की डेफिनेशन क्या है, शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, ठीक है, वो क्या कहलाएगी, कोशिका। तो यहाँ पे अपने बात करें कि अपना जो शरीर है, शरीर का जो निर्माण हुआ वो किससे हुआ है, कोशिका से। ठीक है, क्योंकि अपने को पता है जो कोशिका है, तो कोशिका के से मिलके क्या बनता है, उत्तक। ठीक है, इनसे मिलके क्या बनता है, उत्तक, और उत्तकों से मिलके क्या बनता है, अपने को पता है क्या बनता है, अंग, और अंग से मिलकर क्या बनता है, तंत्र, और लास्ट में क्या, तंत्र से मिलकर क्या बनता है, शरीर। तो इसका मतलब ये है कि जो शरीर है, शरीर की सबसे जो स्टार्ट जो प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, कोशिका से। तो कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग, और अंग से तंत्र, और तंत्र से क्या बनेगा, शरीर। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, संरचनात्मक। तो ये तो भी संरचनात्मक। क्रियात्मक का मतलब है जैसे अपनी आइज है, आँखें देखने का काम करते हैं, कान जो है वो सुनने का काम करता है, इसका मतलब क्या है, क्रियात्मक। ठीक है, तो संरचनात्मक तो ये कि शरीर किससे मिलकर बना है, तो अपने को ये ध्यान रखना है। अब इससे कोई कुछ फैक्ट है जो अपने को ध्यान रखना है। सबसे पहले ध्यान रखना है कि कोशिका की खोज किसने की, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की। तो ध्यान रखना है किसने खोज की है, यहाँ पे रॉबर्ट हुक ने। और इन्होंने जो कोशिका बताई वो थी मृत। ठीक है, इन्हें डेड कोशिका। ये कोशिका इन्होंने खोजी किसमें, एक लकड़ी के टुकड़े में, और लकड़ी के टुकड़े में भी इन्होंने खोजी तो वहाँ पे इन्होंने संरचना देखी कि संरचना कैसी है, मधुमक्खी के छत्ते जैसी। तो वहाँ पे इनको जो कोशिका दिखाई दी वो कैसी, मृत कोशिका। तो ये भी ध्यान रखना है, सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की, और कौन सी कोशिका थी वो, मृत। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी बनता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की फिर। तो ये भी क्वेश्चन बन जाएगा कि सर्वप्रथम जीवित, तो जीवित कोशिका की खोज किसने की, जीवित कोशिका की खोज। तो ये ध्यान रखना किसने की, एंटन वेन लिवेनहॉक। ठीक है,
तो जीवित कोशिका की खोज की थी एंटन वेन लीवेनहॉक ने, ठीक है। और ये किस में की थी? जीवाणु कोशिका के रूप में। और इन्होंने किस में की थी? लकड़ी के टुकड़े में। तो ये दो जो क्वेश्चन है वो अपने को ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन, तो कोशिका का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी। तो ये तो बात होगी कोशिका की। तो कोशिका में अपने को ध्यान रखना है इसकी डेफिनेशन, फिर अपने को ध्यान रखना है कोशिका की खोज किसने की और जीवित कोशिका की खोज किसने की, ठीक है। तो उसके बाद बात करें यहाँ पे अपने कोशिका सिद्धांत की। कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। तो ध्यान रखना है इसका जो प्रतिपादन है वो कौन है? स्लाइडर और सेवान। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। कोशिका सिद्धांत दिया किसने? स्लाइडर और सेवान ने। इन्होंने ये बताया कि सभी सजीवों का जो शरीर है वो कोशिकाओं से निर्मित है। किसने बताया था? स्लाइडर व सेवान ने। तो ये ध्यान रखना अपने को कि इसमें ये बताया था कि सभी सजीवों, यहाँ पे ये वर्ड ध्यान रखना, सजीवों का शरीर कोशिकाओं से निर्मित होता है। तो ये कोशिका सिद्धांत है। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि जो आपका शरीर निर्माण होता है सजीवों का कोशिकाओं से निर्मित होता है, ठीक है। अगर मान लो जिसमें सेल ही नहीं होते उनको क्या बोलोगे आप? तो वो अपवाद में आ जाएंगे। तो इसके अपवाद में अपने को ध्यान रखना है। तो इसमें अपवाद में आ जाएंगे आपके पास, यानी इनमें सेल नहीं होती। तो ये आ जाएंगे आपके पास वायरस, विरोइड, प्रियन और आरबीसी। इनमें सेल नहीं होती, ठीक है, इसलिए अपवाद में आ जाते हैं। तो ये तो है कोशिका सिद्धांत। तो क्योंकि वायरस से भी छोटा रूप होता है विरियोड, और विरियोड से भी छोटा रूप होता है कौन सा? प्रियन, ठीक है। तो अपने सोचते हैं कि वायरस घुस गया तब अपने बीमारी लग जाती है, नहीं, उसके अंदर दो चीज़ें और होती है, विरियोड और प्रियन, ठीक है। अब बात करें अपने नेक्स्ट, इसी को आगे बढ़ाया था किसने? रुडोल्फ विर्चोव ने। तो यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है कोशिका सिद्धांत का रूपांतरण। तो वो जो नाम था वो है रुडोल्फ विर्चोव। इन्होंने एक कथन दिया था और उस कथन के आधार पर कोशिका सिद्धांत को क्या किया? आगे बढ़ाया, ठीक है। तो इन्होंने जो कथन दिया वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो अपने को ध्यान रखना है। तो वो कथन क्या है? तो वो कथन है ओमिनो सेलुला ई सेलुला। अब इसका मतलब क्या है? इस कथन का मतलब यह है कि जो भी नई कोशिकाएं हैं उनका जो निर्माण होगा पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से ही होगा, ठीक है। किस कथन के बारे में पता चला? ये ओमिनो सेलुला ई सेलुला। तो ये ध्यान रखना है इसमें। तो इसमें ध्यान रखना जो नई कोशिका का जो निर्माण है, नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से होता है। तो ये कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया किसने? रुडोल्फ विर्चोव ने। उनका एक कथन है कौन सा? ओमिनो सेलुला ई सेलुला। उसके आधार पर क्या है कि जो नई कोशिका का जो निर्माण होगा पुरानी कोशिका के विभाजन से होगा, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट थे जो अपने को ध्यान रखना है। सबसे पहले अपनों ने पढ़ा कि जो आपके कोशिका सिद्धांत हैं, और कोशिका सिद्धांत से पहले कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज, और कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी, ठीक है।
अब बात करें अपने आगे कि कोशिका के प्रकार कितने हैं, तो ध्यान रखना कोशिका है 2 प्रकार की। कितने प्रकार है कोशिकाएं? 2। तो एक तो आ जाता है प्रोकैरियोटिक और एक आ जाता है यूकैरियोटिक। तो अपने पास ये 2 हैं कोशिका के प्रकार। तो इसमें अपने को एक चीज़ ध्यान रखना है, जैसे अपने सजीव हैं, इंसान है, तो अपने किस में आ जाते हैं? पादप और जंतु कोशिका में आ जाते हैं, तो वो किस में आ जाएंगे? यूकैरियोटिक, यानी अपने क्या है? यूकैरियोटिक। बस एक ध्यान रख लो, दूसरा अपने आप ध्यान हो जाएगा। ठीक है, तो ये किस में आ जाएंगे? ये आ जाएंगे जीवाणु में, नीलहरी शैवाल में। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखो, यानी जीवाणु, नीलहरित शैवाल और क्या हो सकता है? एक माइकोप्लाज्मा। ठीक है, वो भी प्रोकैरियोटिक है, प्लाज्मा। तो ये तो अपने पढ़ लिया जो भी पादप है, पादप और जंतु। अब इन दोनों में से अधिक विकसित कौन होगा? तो ध्यान रखना कौन सा विकसित होगा? ये होगा। ये क्या होगा? विकसित। विकसित है इसलिए इसको बोलते हैं एडवांस सेल, एडवांस सेल। और ये क्या होगा? कम विकसित, यानी अविकसित, अविकसित। इसलिए इसको बोलते हैं आदिम कोशिका, प्रिमिटिव सेल, आदिम कोशिका। ठीक है, जो विकसित ना वो कौन सी कोशिका है? आदिम कोशिका। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। और इसमें क्या आपको फैक्टर ध्यान रखना है? एक ध्यान रखना है कि केंद्रक के ऊपर जो केंद्रक झिल्ली होती है वो इसमें पाई नहीं जाती, जबकि इसमें पाई जाती है। ये ध्यान रखना अपना को। ठीक है, केंद्रक झिल्ली इसमें क्या होती है? एब्सेंट। ठीक है, और इसमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, और बात करें तो यहाँ पे विकसित की बात करें तो विकसित में आपके पास आ जाएगा और क्या? तो यहाँ पे अपने बात करें कि इसमें जो राइबोसोम होंगे वो होंगे 80S। ठीक है, ज़्यादा विकसित है। और इसमें क्या होंगे? 70S। ठीक है, और यह है राइबोसोम। तो उसके बाद बात करें, और एक ध्यान रखना, इसमें कोशिकांग पाया जाता है क्या? ध्यान ध्यान रखना, इसमें कोशिकांग नहीं पाया जाता, लेकिन ध्यान रखना कौन सा? दोहरी झिल्ली युक्त। तो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता, और इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ से आपके पास 2 जो आपको डेफिनेशन है, एक वो ध्यान रखना है, प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं? जीवाणु, नीलहरी शैवाल, माइक्रोप्लाज्मा। और पादप और जंतु में क्या आ जाएंगे? यूकैरियोटिक, यानी जो अपने इंसान है। तो ये विकसित होते हैं एडवांस सेल, इसमें केंद्रक झिल्ली है और इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं है। ठीक है, ये कम विकसित है तो 70S राइबोसोम है और इसमें 80S है। ये दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग इसमें पाए जाते हैं और इसमें नहीं पाए जाते हैं, और यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें हमने और इसमें फैक्ट की, तो एक ध्यान रखना गति के लिए। गति के लिए इसमें विशेष क्या होते हैं? अंग होते हैं। और वो अंग कौन कौन से? इसमें तो आ जाता है सीलिया और फ्लैजिला। ठीक है, गति के लिए क्या होते हैं? अंग होते हैं। ठीक है, और इसमें गति के लिए कोई भी अंग नहीं होते। और बात करें, इसमें जो जनन होता है, इसमें 2 प्रकार के जनन होते हैं, एक तो कायिक और एक अलैंगिक। और इसमें जो जनन होगा, एक तो कायिक, अलैंगिक, और एक आ जाएगा कौन सा? लैंगिक। तो इसमें तो तीनों ही प्रकार के जनन होते हैं, और इसमें कौन सा होता है? कायिक और अलैंगिक। ठीक है, और ध्यान रखना, और इसमें एक ध्यान रखना, श्वसन अंग।
श्वसनी अंग, तो इसमें जो अंग होता है वो होता है मेजोसोम, मेजोसोम। और इसमें बात करें श्वसनीय अंग कौन सा होगा, तो कौन सा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल की तौर पर बात करें तो माइक्रोप्लाज्मा इसमें आ जाएगा, और जो आपका तंत्रिका कोशिका है वो किस में आ जाएगा, इसमें। ठीक है, क्योंकि तंत्रिका कोशिका किस में होती है, अपने जंतु कोशिका में। ठीक है, तो ये तो बात होगी कि इसमें आपके पास जो फैक्ट है कोशिका के दो प्रकार हैं, दोनों प्रकार में जितने भी आपके पास जो फैक्ट बनते हैं वो अंतर के हिसाब से अपनों ने कर लिए। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन है जो सीधे क्वेश्चन जो अपने को ध्यान रखने हैं। जैसे एक तो क्वेश्चन आता है कि जीव जगत की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। ठीक है, अब इसी के अपोजिट क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि जीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। ठीक है, और बात करें तो जीव जगत में ही अपने बात करें सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो यहां से देखो ये 3 क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। और बात करें मानव शरीर की, बात करें मानव शरीर की सबसे यहाँ पे छोटी कोशिका कौन सी है। तो अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। उसके बाद ये कौन सी आ गई, सबसे छोटी कोशिका, और यहाँ से आ जाएंगे आपकी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। तो यहाँ से और क्वेश्चन बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। अपने पादप जगत की भी बात कर लें, पादप जगत में सबसे बड़ी कोशिका, तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको याद रखना है, इसमें समझने जैसा कुछ भी नहीं है। पादप जगत और फिर क्या देगा, सबसे छोटी कोशिका। तो यहाँ पे अपने आंसर लिखते हैं इनके। सबसे पहले क्या है, जीव जगत की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो ध्यान रखना कौन सी है, माइक्रोप्लाज्मा। और अपने को पता है माइक्रोप्लाज्मा क्या है, प्रोकैरियोटिक। उसके बाद बात करें जीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो ध्यान रखना शतुरमुर्ग का अंडा। और उसके बाद पूछा कि लंबी कोशिका कौन सी है, तो लंबी कोशिका पता ही आपको कौन सी, तंत्रिका कोशिका। फिर अगला आपके पास मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो ध्यान रखना सबसे छोटी कोशिका कौन सी, शुक्राणु। और बड़ी पूछे तो अंडाणु। फिर पादप जगत में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो ध्यान रखना एसिटोबुलेरिया। और उसके बाद छोटी कोशिका कौन सी है, तो ध्यान रखना माइक्रोसिस। तो ये हैं आपके पास एग्जैक्ट क्वेश्चन कि आपको अलग अलग ना देखने को मिले, एक ही पेज में आपको ये सारे क्वेश्चन कितने, 3 2 5 2 7। ठीक है, कोशिकाओं से रिलेटेड अपने पढ़ ही रहे हैं, तो कोशिकाओं से जुड़े जो क्वेश्चन है वो भी अपनों ने यहाँ पे कर लिए। ठीक है, तो ये तो मानव शरीर का आ गया, ये पादप जगत का आ गया, और ये जीव जगत का आ गया। उसके बाद बात करते अपने इससे आगे कि जो आपके पास कोशिका के जो घटक हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे अपने बात करें कोशिका के घटक। कोशिका के घटक, तो जैसे मान लो ये आपके पास कोशिका है, और कोशिका के जो बाहर है ये क्या है, आवरण। तो यहाँ पे आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, आवरण। और ये आवरण भी एक तो है कोशिका भित्ति के रूप में, जिसको अपने क्या बोलते हैं, सेल वॉल। और एक आ जाएगा कोशिका झिल्ली के रूप में।
कोशिका झिल्ली मतलब सेल मेम्ब्रेन। तो ये तो बात आ गई आवरण की। उसके बाद बात करें अपने, इसी के बीच में होता है केंद्रक। तो ये जो आपको दिखाई, ये तो बड़ा बना हुआ है लेकिन होता छोटा ही है इसमें। तो इसमें ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? केंद्रक। ये क्या है? केंद्रक। ठीक है, न्यूक्लियस। केंद्रक के अंदर जो आपको दिखाई देगा ये कहलाता है केंद्रक द्रव। ठीक है, तो ये है आपके पास क्या? केंद्रक द्रव, जिसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस स्पर्म। ठीक है, तो यहाँ पे अपने ध्यान रखें, न्यूक्लियस प्लाज्म। तो ये तो केंद्रक हो गया, और केंद्र के अंदर क्या मिलेगा आपको? केंद्रक द्रव। ठीक है, और इसी के बाहर आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, ये भी क्या है? द्रव। और इस द्रव को क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखना, इसको बोलते हैं कोशिका द्रव। तो ध्यान रखना, केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव, इन दोनों को ही मिला के अपने क्या बोलते हैं? इनको मिलते हैं जीव द्रव्य। तो कभी आपको कंफ्यूजन ये हो कि केंद्रक द्रव अलग है, कोशिका द्रव अलग है, तो इन दोनों को मिला के ही क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य, जिसको क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। इसको क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, और कोशिका द्रव को क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। तो ये तो बात होगी केंद्रक द्रव, कोशिका द्रव, और केंद्र के अंदर आपके पास आई न्यूक्लियस, और जो आवरण है तो कोशिका भित्ति के रूप में और एक कोशिका झिल्ली के रूप में। और इसमें क्या है? छोटे छोटे अंग पाए जाते हैं, और इन्हीं अंगों को क्या बोलते हैं? कोशिकांग। इन्हीं अंगों को क्या बोलते हैं? कोशिकांग। तो अगर आपसे पूछे कोशिकांग कहाँ पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका द्रव में। ठीक है, क्योंकि ये द्रव है, द्रव के अंदर क्या है? कोशिकांग। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गन। तो इस डायग्राम से आपसे जो मेन जो चीज़ें हैं वो एकदम स्पष्ट है। आवरण है, आवरण के अंदर केंद्रक है, केंद्र के अंदर केंद्रक द्रव है, और आवरण जो है, आवरण के अंदर ही आपके पास ये जो ब्लू सा दिखाई दे रही है क्या है? आपके पास कोशिका द्रव्य है। और ये दोनों द्रव मिलके जीव द्रव्य का काम करते हैं। और कोशिका द्रव के अंदर क्या है? कोशिकांग, जिसको क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गन। ठीक है, तो ये क्या है? कोशिका के घटक। तो ये अपने को ध्यान रखना था कि कोशिका घटक कौन कौन से हैं। तो इसको अपने एक चार्ट के रूप में व्यक्त कर लेते हैं। ये है आपके पास कोशिका, और कोशिका को दो पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लेते हैं। एक तो कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल, और एक हो प्रोटोप्लास्ट। इस प्रोटोप्लास्ट को ही आगे दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन, और एक ध्यान रखना है इसमें आपके पास कोशिका झिल्ली और ये आ जाएगा जीव द्रव्य। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म और जीव द्रव्य में पता ही अपने को दो पार्ट कौन कौन से हैं। एक तो कोशिका द्रव्य, और एक कौन सा आ जाएगा आपके पास? केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य। ठीक है, तो और कोशिकांग किस में पाया जाता है? कोशिका द्रव में, तो ये आ जाएगा कोशिकांग। और कोशिकांग में अपने को पढ़ना है तीन चीजें। एक तो सिंगल मेम्ब्रेन यानी एकल झिल्ली, ठीक है, और एक पढ़ना अपने को दोहरी झिल्ली, और एक पढ़ना है झिल्ली रहित यानी मेम्ब्रेन लेस। ठीक है, तो ये वही स्ट्रक्चर है जो अपन ने डायग्राम में पढ़ी है। ठीक है, कुछ अलग नहीं है, क्योंकि यहाँ से अपने को चीज़ें थोड़ी स्पष्ट हो जाएगी। अगर डायग्राम याद है तो ये जरूरत नहीं आपको, अगर ये याद है तो डायग्राम और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो एकल झिल्ली, दोहरी झिल्ली और झिल्ली रहित। तो एकल झिल्ली में तो अपने पढ़ेंगे एक तो गोल्जी का है, लाइसोसोम, अंतःपन, परद्वीजालिका, और दोहरी झिल्ली में अपने पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक। ठीक है,
और झिल्ली रेत में अपने बनेंगे राइबोसोम और तारकाएं। तो ये चीज़ें अपने बारी बारी से डिस्क्राइब करेंगे कि क्या होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हमने कोशिका भित्ति के बारे में, ठीक है। तो अपने बात करते हैं कोशिका भित्ति। सेल वॉल। तो कोशिका भित्ति के बारे में बात करें तो सबसे पहले ध्यान रखें कि कोशिका भित्ति असल में कौन सा आवरण है। तो ध्यान रखना है ये कोशिका का मृत आवरण है, कोशिका का मृत आवरण, ठीक है। तो दूसरी चीज बात करें कि कोशिका भित्ति किस में अनुपस्थित होती है, यानी किस में पाई नहीं जाती, अनुपस्थित। तो ध्यान रखना ये जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती और किस में नहीं पाई जाती, माइक्रोप्लाज्मा में। तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो फिर पाई किस में जाती है, तो ध्यान रखनी है प्रेजेंट, यानी किस में होती है ये। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक तो पाया जाता है प्लांट में, ठीक है, और एक पाया जाता है कवक, जीवाणु जिसको क्या बोलते हो बैक्टीरिया, और क्या आ जाएगा आपके पास शैवाल। तो प्लांट में बात करें तो प्लांट में सबसे ज़्यादा क्या मौजूद होता है, सेलुलोज, ठीक है, उससे मिलके बना होता है। कवक में क्या ध्यान रखो, कैसे कवक, कैसे काइटिन। और जीवाणु की बात करें तो जीवाणु में ध्यान रखना आपको पेप्टिकोग्लाइटिन, पेप्टिकोग्लाइटिन। ये किस में आ जाएगा, जीवाणु में, ठीक है। और इसमें एक और होता है म्यूरिन, तो ये भी ध्यान रखना। शैवाल की बात करें तो शैवाल में भी सेलुलोज होता है, सेलुलोज होगा, ग्लैक्टोज हो गया, ठीक है, और एक और होता है मैनोस। तो ये तो कोशिका भित्ति इनमें प्रेजेंट रहती है और इनमें भी सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी थी वो अपनों ने लिख ली, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, कोशिका भित्ति की जो खोज है वो किसने की, तो ध्यान रखना रॉबर्ट हुक ने। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका भित्ति की क्या की, खोज की, यही अपने को ध्यान रखना है। और इसमें कुछ परतें होती हैं जो अपने को ध्यान रखनी है, इसमें 3 परतें होती हैं। तो इसमें 3 स्तर कौन कौन से होते हैं, तो ध्यान रखना अपने को 3 स्तर। पहला तो ध्यान रखना है इसमें आती है मध्य पटलिका। कोशिका भित्ति की बात करें तो इसमें एक तो होता है मध्य पटलिका और दूसरा होता है इसमें प्राथमिक भित्ति, और तीसरा होता है इसमें द्वितीयक भित्ति। अब इसमें ये पढ़ने से पहले अपने को ये ध्यान रखना है कि ये अपने प्राथमिक भित्ति को पहले क्यों नहीं लिखा, द्वितीयक भित्ति को दूसरे नंबर पे क्यों नहीं लिखा, मध्य पटलिका को। तो इसके बनने का एक प्रोसेस है, तो एक निर्माण भी ध्यान रखो कोशिका भित्ति का निर्माण कैसे हुआ। तो देखो कोशिका विभाजन की बात करेंगे तो जिसमें अपने सबसे जो लास्ट फेज है जिसमें कोशिका 2 भागों में बढ़ जाती है, कौन सी, टेलोफेज। तो जैसे ये कोशिका है और यहाँ पे ये 2 भागों में बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसके 2 केंद्रक हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक पट्टीनुमा एक संरचना होगी। तो ये पट्टीनुमा संरचना ही क्या करेगी यहाँ पे, ये सबसे पहले तो ये पूछ लेते हैं कि जो टेलोफेज संरचना है, जो लास्ट स्टेज है टेलोफेज, इसमें ये जो पट्टिका है ये किससे मिलकर बनती है, तो ध्यान रखना ये गोल्जिकाएं, अंतःपर्दीय जालिका, और एक आ जाएगा तर्को तंतु, तर्को तंतु जिसको क्या बोलते हैं स्पाइनल फाइबर। अब ये जो आपके पास पट्टिका बनी है किससे बनी, गोल्जिकाएं, अंतःपर्दीय जालिका, तर्को तंतु। तो इससे जो पट्टिका बनी है इसी को ही बोलते हैं फ्रेगमोप्लास्ट, फ्रेगमोप्लास्ट।
अब इतनी चीज़ बताने का मतलब क्या है, क्वेश्चन ये बनता है कि फ्रेगमोप्लास्ट में मुख्य अवयव कौन सा है, तो ध्यान रखना कौन सा है, गोल्जी का है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं फ्रेगमोप्लास्ट में कैल्शियम या मैग्नीशियम और पैक्टेन ये जब ऐड हो जाते हैं तो आपके पास निर्माण होता है मध्य पटलिका का। मध्य पटलिका के बाद निर्माण होता है किसका, प्राथमिक का, और प्राथमिक के बाद किसका निर्माण होता है, द्वितीयक का। ठीक है, तो मध्य पटलिका में जब सेल्यूलोज ऐड होता है तब आपके पास प्राथमिक क्या बनती है, भित्ति। ठीक है, तो प्राथमिक कोशिका भित्ति की बात करें तो ये किसके बाद बनती है, मध्य पटलिका के बाद। ठीक है, तो ध्यान रखना फ्रेगमोप्लास्ट में कैल्शियम या मैग्नीशियम प्लस पैक्टिन मिल जाए तो क्या बनता है, मध्य पटलिका। तो एक क्वेश्चन ये आता है कि पादप सीमेंट कौन कौन से होते हैं, पादप सीमेंट। तो ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है ये क्या कहलाते हैं, पादप सीमेंट। तो ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो कोशिका विभाजन की जो लास्ट फेज है टीलोफेज, हमने बाकी जो चारों हैं कोशिका विभाजन में अपने पढ़ेंगे अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन, तो उसमें सारे फेज पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अपने को एक ही ध्यान रखना है कि जो आपके पास कोशिका भित्ति का निर्माण होता है वो कौन सा होता है, टीलोफेज से। ठीक है, तो ये फ्रेगमोप्लास्ट में सबसे मुख्य अवयव कौन सा है, गोल्जी का है। तो अपने पास यहाँ पे 3 जो स्तर है, मध्य पटलिका, प्राथमिक भित्ति और द्वितीय भित्ति, ये अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और ये वीडियो अगर आपको कंटिन्यू रखनी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।